हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एंड मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर द डेगो कंपाउंड्स, इस बारे में हमने बात की थी। तो आज से हम एक अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। इस सीरीज़ में हम कुछ टॉपिक्स 11th के और कुछ टॉपिक्स बीएससी लेवल के कवर करेंगे। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी लेवल वाले टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड के फॉर्मेशन होने का रीज़न क्या है, एंड हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो बॉन्ड होता है बेसिकली वो क्या होता है कि जो जब दो दो केमिकल स्पीसीज किसी फोर्स की वजह से आपस में इंटरेक्शन करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। एंड दैट इज़ द राइट डेफिनेशन। तो आज हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। सो एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी से 10 रुपये उधार लिए, तो जो मैंने मेरा और जिससे मैंने उधार लिए उसके बीच में क्या हो गया, वो हम दोनों के बीच में क्या हो गया है, एक इंटरेक्शन हो गया है, एक रिश्ता हो गया है। उसे ही हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। सिमिलरली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि जब केमिकल स्पीसीज जो होती है वो भी क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है। लेकिन किस बेस पे इंटरेक्शन करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपये की वजह से हम मेरे और किसी और के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। उसी तरह केमिस्ट्री में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से दो केमिकल स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी। वो केमिकल स्पीसीज हमारी क्या होती है, एटम्स होते हैं। वो केमिकल स्पीसीज क्या होती है, एटम्स होते हैं। तो जब दो दो एटम्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये इंटरेक्शन क्या है कि जब दो एटम्स क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे कि हमारा एक एटम है ए, तो हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एटम का, और जो होता है हमारा बाहर जो स्पेस होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि एटम ए है और हम साइड में ले लेते हैं एटम बी, तो इसका भी क्या होगा, प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी के बाहर वाली शेल जो बाहर वाला स्पेस इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो प्लस और माइनस होता है, जो चार्ज होता है अपोजिट चार्ज, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये दो एटम पास में आ जाते हैं तो क्या होता है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है इस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। ये इस वाले से इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसी एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो रहा है कि दूसरा वाला जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, इन्हें पास ले आता है। और हम जानते हैं एक और फोर्स होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो इनके बीच में क्या फोर्स होगा हमारा, इनके बीच में होता है हमारा रिपल्शन फोर्स। और ये जो हमारा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एटम ए है इसके न्यूक्लियस का और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो इन दोनों एटम को पास लेकर आएगा। ये क्या है, हमारा अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है यही क्या है, हमारा केमिकल बॉन्ड है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, जब ये अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, एक एटम क्या होता है, दोनों एटम काफ़ी पास में आ जाते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर वो रुक जाते हैं। क्योंकि अगर उसके बाद वो पास आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से वो दोनों एटम एक दूसरे को धक्का दे देंगे, रिपेल कर देंगे। तो एक ऑप्टिमम दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है जिसे वो पार नहीं कर सकते, जिसके बाद रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा और जो दोनों एटम है वो रिपल्शन फोर्स की वजह से दूर हो जाएंगे।
तो जब तक वो उस ऑप्टिमम पर्टिकुलर जो हमारी पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उसे फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा हाई होता है इन दोनों एटम्स में, एक एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यही क्या है, हमारा इंटरेक्शन क्या है, यही इंटरेक्शन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। यानी कि एक एटम दूसरे एटम के, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से जो ये अट्रैक्ट हो रहा है, और ये अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से जब ज़्यादा हो जाता है, तो ये दोनों जो एटम है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं। ये और यही क्या होता है, यही इनके बीच में ये इंटरेक्शन जो होता है, और ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में आकर बन जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा केमिकल बॉन्ड होता है। ये अट्रैक्शन फोर्स ही हमारा क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ये इंटरेक्शन जो हो रहा है इन दोनों एटम्स के बीच में, वही क्या है, हमारा केमिकल बॉन्ड है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। तो हमने समझा कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो केमिकल बॉन्ड सिंपली क्या है, एक एटम के न्यूक्लियस का और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वही क्या है, हमारा केमिकल बॉन्ड है। और यही क्या होगा, ये दोनों एटम एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं। ये डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है हमारी बॉन्ड लेंथ। ये हमारी जो हमारी डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये हमने समझा कि बॉन्ड होता क्या है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। तो हमारे दो रीजंस दिए जाते हैं कि बॉन्ड फॉर्म किस लिए होता है। दो रीजंस, हमारे दो थ्योरीज दी जाती है कि वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पहला होता है हमारा ऑक्टेट रूल, और सेकंड होता है हमारा लवरिंग द पोटेंशियल एनर्जी। जो पहला है हमारा ऑक्टेट रूल, ये इसका अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में क्या रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। लाइक नोबल गैसेस, हम जानते हैं कि नोबल गैस जो होती है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होती है, स्टेबल होती है। क्या होती है, वो स्टेबल होती हैं। तो सारे एटम्स क्या चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल रहे। तो इसलिए वो क्या करती है, किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन को उधार लेकर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करती हैं, और ताकि वो क्या कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो ये हमारा पहला रीज़न होता है। लेकिन जो ऑक्टेट रूल होता है वो कभी कभी अगर हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ये क्या होने लगता है, फेल होने लगता है। क्योंकि कुछ जो एटम्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम में स्टेबल हो जाते हैं, और जो कुछ एटम्स होते हैं उन्हें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन ही लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं, जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न होता है कि बॉन्ड फॉर्म होता है इसलिए। और हमने देख भी लिया कि ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो नहीं करते हैं सारे एटम्स। सेकेंड रीज़न जो आता है वो आता है लवरिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्स में केमिकल स्पीसीज होती हैं वो हमेशा अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहती हैं। कोई भी अगर केमिकल स्पीसीज है वो हमेशा यही चाहेगी, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कोई कॉम्प्लेक्स हो, वो हमेशा ये चाहेंगी कि वो हमेशा अपनी कम से कम एनर्जी वो अपने अंदर क्या करे, कम से कम एनर्जी रखे। और वो कम से कम एनर्जी रखेंगी तो क्या होंगी, वो स्टेबल रहेंगी। अ, अ, इस वजह से ही कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करता है, ताकि वो क्या करे, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म करता है। ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे कि कोई एटम हमारा ए है और कोई एटम बी है, तो इनकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी मान लीजिए, इसकी एनर्जी
इसकी अपनी एनर्जी होगी, बी की अपनी एनर्जी होगी, और जैसे ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल बनाएंगे ए बी, उसकी अपनी एनर्जी होगी। जो ए बी की एनर्जी होगी वो एटम ए और एटम बी से क्या होगी, कम होगी। और हम जानते हैं कि जितनी भी स्पीसीज है वो हमेशा चाहती है कि वो अपनी एनर्जी हमेशा कम से कम रखे, लोएस्ट एनर्जी स्टेट कैन करें। तो इसलिए ही ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, कि बॉन्ड वो किस लिए फॉर्म कर रही है, ताकि वो अपनी एनर्जी को कम करें। तो ये हमारे दो रीज़न हुए कि पहला हमारा होता है ऑक्टेट टूल, कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड फॉर्म करती है। और सेकंड जो है हमारा वो क्या है, लॉवरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई भी केमिकल स्पीसीज जो हमारे एटम है वो क्या करे, बॉन्ड किस लिए फॉर्म करे, ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सकें। तो हमने बात कर ली कि बॉन्ड क्या होता है, और फिर हमने ये भी देख लिया कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। ऑक्टेट टूल भी देख लिया और ऑक्टेट टूल के ड्रॉबैक भी हमने देख लिए। और हमने बात कर ली कि जो हमारा सेकंड रीजन है लॉवरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, हमने वो भी देख लिया। लेट्स मूव ऑन द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं हमारे, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो बॉन्ड जो क्या होते हैं, दो एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं, और एक वो बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होते हैं। जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होता है, हमारे वीक बॉन्ड होते हैं। जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ये क्या है, सभी एटॉमिक इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं। और जो हमारे वंडरवॉल फोर्सेस है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होने वाले बॉन्ड होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, किसके कंपैरिजन में, मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कंपैरिजन में। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है हमारी इंटर एटॉमिक बॉन्ड की, वो क्या होती है, 200 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी जब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर ब्रेक किया जा सकता है। हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक बॉन्ड की अपनी एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अगर हम वो एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दें तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही हमारी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। तो जो हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं उनकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, 200 से 400 किलोजूल पर मोल होती है। सेकंड जो है हमारा इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, 2 to 40 किलोजूल पर मोल होती है। मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, यानी कि अगर इन्हें हम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो हम इस सीरीज में मोस्ट ऑफ द किसके मोस्टली हम कोवलेंट बॉन्ड के ही बारे में ही बात करेंगे। एंड हम जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है हम उसे किस चैप्टर में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है हम उसे किस में पढ़ते हैं, हम उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, एंड देन हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। और ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे कि वान डेर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर एटॉमिक में आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सिंपली जैसे कि हमारा ये हम जानते हैं सोडियम, और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक और एक एटम होता है हमारा क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं और कुछ एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड, ये जो सोडियम एंड क्लोरीन है, ये क्या करते हैं, या ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं।
तो इन्हें क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसकी वैलेंस शेल क्या है 3s, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इससे पिछली वाली शेल को देखें उसमें 2 है, उसमें ये होगी सेकंड शेल, ये हमारी वैलेंस शेल होगी, सॉरी ये हमारी 3s क्या है वैलेंस शेल है, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2s जो इससे पिछली वाली शेल है उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन 2p में। अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डेट मीन्स की सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की जो हमारी वैलेंस शेल होगी वो होगी ये 3, वैलेंस शेल कौन सी होगी, ये वाली। इसमें इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में एंड 5 इलेक्ट्रॉन हमारे 3p ऑर्बिटल में। टोटल हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, किसी इससे 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, तो ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो सोडियम एंड क्लोरीन दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड को पूरा कर सकते हैं। कैसे, ये अगर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर दे तो इसका भी इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसे डोनेट करता है, ये क्लोरीन को डोनेट कर देता है। और फिर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर कर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इसकी वजह से दोनों का ही क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड जो क्लोरीन होता है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, उधार लिया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किसी एटम, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर +1 चार्ज आएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उस पर +2 चार्ज आएगा। इसी तरह अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर -1 चार्ज आता है। और अगर कोई कोई एटम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर 2 -2 चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि ये इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इनका ये क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इन दोनों का चार्ज क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगने लगता है। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इसी फोर्स की वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या होता है, यही फोर्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में बॉन्ड होता है, जिसमें सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये हमने बात करी। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ये हमारा क्या है, हमारा आयोनिक बॉन्ड है। ये कौन सा मैंने आपको पढ़ाया, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाया। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।